हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एससी वर्मा में चैप्टर नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन नील बोर शुक हैंड विद वर्नर हेजनबर्ग व्हाट काइंड ऑफ फोर्स दे एक्सर्टेड। ए ऑप्शन इज ग्रेविटेशनल, बी इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सी इज न्यूक्लियर एंड डी इज वीक। क्वेश्चन में यह कहा गया है यदि दो साइंटिस्ट नील बोर और वर्नर हेजनबर्ग दोनों आपस में शेक हैंड करते हैं, मतलब दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं, तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा फोर्स वो एक्सर्ट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन की सेंस को समझना है। क्वेश्चन में यह कह रखा है जब वो शेक हैंड करते हैं, शेक हैंड का मतलब हमें यह बताना जब एक्शन हो रहा होगा, जब दोनों के हाथ आपस में रब कर रहे होंगे तो कौन सा फोर्स आएगा। तो बच्चों अपने को पहले ये फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर के बारे में कुछ पता होना चाहिए। टोटल 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक, स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किसी भी दो बॉडीज के बीच में होता है, कोई भी दो मासेस में होता है। जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है या जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में होता है। जैसा कि एटम है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में क्या रहता है, एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिस फोर्स से बंधे रहते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। इसके बाद आता है वीक इंटरेक्शन। वीक इंटरेक्शन क्या होता है, जब भी कोई एलिमेंट्री पार्टिकल्स बाहर निकलता है जैसे कि अल्फा, बीटा या गामा पार्टिकल, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है हमारे पास, वीक इंटरेक्शन। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये दो चार्जेस या दो मैग्नेट्स के बीच में फोर्स होता है। तो अभी अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जब नील बोर ने हैंड शेक किया वर्नर हेजनबर्ग के साथ तो कौन सा फोर्स आएगा। बच्चों ऑब्वियस सी बात है, दोनों के हाथ के अंदर दोनों का मास तो था, दोनों जब हैंड शेक कर रहे हैं तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स तो आना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों ही किसी दो मासेस के बीच में आता है। बट क्वेश्चन के अंदर ये बात को इस बात पे जोर दिया गया है कि व्हेन दे शुक हैंड, मतलब कि दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं। तो हाथ मिलाने से क्या होगा, दोनों बंदों के हाथ आपस में रब होंगे। रब होने से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का क्या कंसेप्ट है, एवरीबॉडी इज मेड अप ऑफ एटम्स, और एटम्स के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव न्यूक्लियस भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जब दो बॉडीज रब होती हैं, रब होने से एक हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीट को बोलते हैं फ्रिक्शनल हीट। ये हीट इस इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करके दूसरी बॉडी पे भेज देती है, मतलब कि एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में और एक्साइटेड में और एक्साइटेड में, इस तरह इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो जाएगा और वो दूसरी बॉडी पे चला जाता है। जहां इलेक्ट्रॉन जाता है वो बॉडी नेगेटिव चार्ज, और जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ये चीजें हम +2 के अंदर यूनिट नंबर 1 में ही सीखते हैं। तो हमने क्या देखा, जब दो बंदे हाथ आपस में मिलाते हैं तो उनके हाथ रब भी होते हैं। जैसे हाथ मिला के दूर करेंगे या पास ले जाएंगे तो उनके हैंड्स क्या होंगे, आपस में रब भी होंगे। तो फ्रिक्शन के कारण दोनों बॉडीज क्या हो जाएंगी, चार्ज। किसी का हाथ पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। ये डिपेंड करता है उनकी स्किन के नेचर के ऊपर कि किसकी स्किन सॉफ्ट है, उसमें से इलेक्ट्रॉन पहले टूटेंगे, और जिसकी स्किन हार्ड है उसमें से इलेक्ट्रॉन बाद में टूटेंगे। तो हमने क्या देखा कि दोनों के हैंड्स पे क्या चार्ज आ जाएगा, एक के हैंड पे पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव। तो दो चार्जेस में जो फोर्स होता है उसको कौन सा बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हैंस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो इसके अंदर ए और बी दोनों करेक्ट होने थे। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। They are saying let E, G and N represent the magnitudes of electromagnetic, gravitational and nuclear force। कहा गया कि E, G और N इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स को शो करते हैं। तो हमें बताना है कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो किस सीक्वेंस के अंदर होगा। तो बच्चों आप देख सकते हो, जब भी दो इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी तो हमें पता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कम से कम डिस्टेंस जो होगा वो 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियर डिस्टेंस है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो इस डिस्टेंस के ऊपर रहते हैं, और इसी डिस्टेंस के ऊपर ही जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो एक्ट करता है। यहां देखिए, यहां पर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं। जो ग्रेविटी का फोर्स है, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। शॉर्ट रेंज फोर्स में इसकी जो रेंज होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो दो इलेक्ट्रॉन में एक्ट कर ही नहीं सकता। मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, क्योंकि जब दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो बच्चों अपने को पता है वो दूर दूर होंगे, इतनी पास नहीं हो सकते जितनी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा नहीं, तो मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मैग्नीट्यूड सबसे कम होगा। तो हम देख रहे हैं सबसे कम वाला ऑप्शन जो है इसके अंदर वो डी है। इसमें देखिए जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या है, सबसे लेसर है, इसीलिए हम देखेंगे जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट।
और मैं इन दोनों में भी अगर थोड़ा सा मैं कमेंट करना चाहूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वैसे इनकी रेशियो होती है जो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन रेशियो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेशियो फोर्स ऑफ वीक न्यूक्लियस रेशियो फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो इनकी रेशियो होती है 1:10⁻36 रेशियो 10⁻25 रेशियो 10⁻38। ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है 10⁻36 और वीक न्यूक्लियर फोर्स है 10⁻25। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है 10⁻38। बट बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की एक प्रॉब्लम यह है कि ये ओनली शॉर्ट रेंज के अंदर एक्ट कर सकता है, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये फोर्स होगा नहीं, ये मिनिमम होगा। और इन दोनों में क्लियर है कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो 10⁻36 का इतनी रेशियो का डिफरेंस होता है। तो हमें पता चल गया ये सबसे ज्यादा होगा, फिर ये कम और ये सबसे कम। हेंस ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दे आर सेइंग द सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल इज 0। वो कह रहा है जो सम है सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का डिफरेंट पार्टिकल ऑफ सिस्टम में वो क्या है 0 है। तो अपने को बताना है कि जो चार्ज है क्या वो पॉजिटिवली होंगे, नेगेटिव होंगे या हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव होंगे, अपने को ये सब बताना है। बच्चों आप ये देखिए, मैं आपको कह दूं कि 2 चार्ज पार्टिकल है, लेट ये फर्स्ट चार्ज पार्टिकल है और ये क्या है सेकंड चार्ज पार्टिकल। तो हम देख रहे हैं ये वाला चार्ज पार्टिकल इधर रिपेल होगा उसकी वजह से, और ये वाला चार्ज पार्टिकल क्या होगा उसकी वजह से उधर रिपेल होगा। तो हमें पता है जो जितना एक्शन होता है वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की प्रॉपर्टी है कि वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। तो इनके लिए आपने देखा कि आपको सबकी प्रॉपर्टीज पहले पता होनी चाहिए। तो अभी अपने को ये समझ आया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जितना एक चार्ज दूसरे पे लगाता है, मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों रिपेल करेंगे तो वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। और इस फोर्स का वैसे फार्मूला होता है F = K⁴ तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दोनों आपस में क्या कर देंगे कैंसिल। क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि सम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का वो 0 है, तो वो क्या दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो हमने एक केस तो देखा, अब दूसरा देखते हैं। मान लो कि दोनों चार्ज नेगेटिव हैं, अब भी क्या करेंगे रिपेल इक्वल एंड अपोजिट। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा क्या है नेगेटिव है तो भी वो क्या करेंगे आपस में अट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों में भी क्या होगा, ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो भी हम देखेंगे नेट फोर्स कितना होगा 0। तो हमने देखा चाहे चार्ज पॉजिटिव हो नेगेटिव है कैसा भी साइन हो, तो हम देख रहे हैं सब में फोर्सेस क्या होते हैं, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं। मतलब एवरी एक्शन इज इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसको फॉलो करते हैं। हेंस हम कहेंगे जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन ऑफ द चार्जेस नेट फोर्स 0 आ सकता है। मतलब एक दूसरे को खींच रहा है, पहला इसको दूसरा इसको, इन दोनों का नेट सम 0 आ सकता है, इन दोनों का भी नेट सम 0 आ सकता है, क्योंकि जितना फोर्स फर्स्ट वाला सेकंड पे लगा रहा है उतना ही सेकंड वाला फर्स्ट पे लगा रहा है, तो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। हेंस जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहे हैं कि एक 60 किलोग्राम का एक मैन है, वो पुश करता है 40 किलोग्राम के एक मैन को। मान लो ये 60 किलो का बंदा है, ये 40 केजी का बंदा है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। तो जो 60 किलोग्राम का बंदा जो 40 केजी वाले को पुश करता है तो 60 न्यूटन फोर्स लगाता है। और फिर अपने को कह रखा अगर 40 वाला उसको पुश कर रहा हो तो कितना फोर्स लगा रहा होगा। हमें पता बच्चों एक्शन एंड रिएक्शन क्या होते हैं इक्वल एंड अपोजिट, इसलिए इसका आंसर भी क्या आएगा 60 न्यूटन। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिए बच्चों, आपको मजा आएगा समझ के। देखो मान लो कि हमारे पास इस तरह से एक गाड़ी दे रखी है अपने को, अगर हम देखो कोई भी बंदा उस गाड़ी को फोर्स लगा रहा है तो फोर्स लगा रहा है, तो आप देखिए अगर ये इस पे 50 न्यूटन लगा रहा है, कितना लगा रहा है 50, तो गाड़ी वापस इस पे कितना लगा रही होती है 50, क्योंकि एक्शन रिएक्शन क्या है इक्वल एंड अपोजिट। तो आप कहते हो कि सर ये गाड़ी आगे क्यों चल जाती है, बच्चों ये इसलिए चलती है कि जो पर्सन है ये अपने पैरों से या फ्रिक्शन की वजह से ये अपने पाँव को मूव नहीं करने देता, और अगर इसके पाँव मूव करते हैं तो ये प्रेस करके फ्रिक्शन को बढ़ाता है। तो आपने देखा हो कभी हम पीछे दीवार की तरफ पैर लगा के किसी चीज को हम पुश करते हैं तो ज्यादा फोर्स लगाया जाता है, क्यों, क्योंकि जब हम एक्शन कर रहे होते हैं हम पे रिएक्शन भी लग रहा होता है। इसको रोकने के लिए हम पीछे ना जाए, हमें अपने पाँव का यूज करना होता है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं बच्चों, दोनों जो है आपस में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। अब वो बात डिपेंड करती है कि कौन गिरेगा। अगर वो क्वेश्चन होता तो पहले 40 वाला गिरेगा, क्यों, क्योंकि वो कम फ्रिक्शन लगा पाएगा, क्योंकि वो कम फोर्स से अर्थ को प्रेस कर पाएगा। फिलहाल के लिए तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि अगर एक दूसरे को 60 से लगा रहा तो पहले वाला उस पर कितना पुश करेगा, तो आंसर आएगा सी 60 न्यूटन। अब हम ऑब्जेक्टिव सेकंड पे आ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव सेकंड का फर्स्ट पार्ट है
A neutron exerts a force on proton which is gravitational, electromagnetic, nuclear और weak। बच्चों वीक फोर्स तो हो नहीं सकता क्योंकि अल्फा बीटा पार्टिकल या गामा रेज इनके बीच में होते हैं, मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में ये फोर्स होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो एलिमेंट्री पार्टिकल है नहीं। और दूसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी नहीं हो सकता, ये दो चार्ज बॉडी में होता है। तो न्यूट्रॉन कैसी बॉडी है? न्यूट्रल। प्रोटॉन कैसी बॉडी है? पॉजिटिव। तो न्यूट्रल बॉडी और पॉजिटिव बॉडी के अंदर कभी भी कोई चार्जेज वाला फोर्स नहीं हो सकता। तो हम देख रहे हैं एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, एक न्यूक्लियर। देखो जितने भी पॉसिबल आंसर है वो लिखने हैं। तो हमारे पास क्या आगे, तो हम देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस में हो सकता है? न्यूट्रॉन के बीच में और प्रोटॉन के बीच में। सिमिलरली न्यूक्लियर फोर्स भी हो गया, ये तो होता ही है किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बाइंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बाइंड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रोटॉन और प्रोटॉन में कैसा फोर्स होगा? अपने को पता है बच्चों न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन भी रहते हैं, न्यूट्रॉन भी रहते हैं। तो ये जो फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसकी प्रॉपर्टी है कि ये प्रोटॉन में भी हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी हो सकता है, या न्यूट्रॉन में भी हो सकता है। फिलहाल तो प्रोटॉन हमारे पास ऑप्शन है, तो हम कहेंगे न्यूक्लियर फोर्स भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल भी हो सकता है, क्योंकि दोनों बॉडीज का क्या है? मास है, और दोनों ही चार्ज है, प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी। तो हम कहेंगे ये भी ऑप्शन है। तो हैंस ऑप्शन ए, सी और डी, बी और सी तो होगा, लेकिन ऑप्शन डी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। हम एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते जाते हैं और उसको करेक्ट या इनकरेक्ट मार्क करते जाते हैं। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नहीं बच्चों, अपने को ये तो पता है कि अब जो न्यूक्लियर फोर्स होता है इसी को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, बट हमेशा ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा नहीं हो सकते। मान लो कि दो प्रोटॉन है, वो दूर दूर पड़े हैं, कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा है, इसको बोलते हैं 1 फर्मी। अगर दो प्रोटॉन बीच में डिस्टेंस 1 फर्मी से ज़्यादा है तो हम देखेंगे उसमें तो ये न्यूक्लियर फोर्स जीरो हो जाएंगे, होंगे ही नहीं, इसलिए ये ट्रू नहीं है। अगर इसमें मे भी ऑप्शन होता ना तो ये ट्रू होता, बट अभी क्या है, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन इज ऑलवेज कभी भी हम नहीं मान सकते। इसमें देखो तो चार्जेस वाला फोर्स है वो तो है, बट न्यूक्लियर फोर्स नहीं हो सकता इसके अंदर अगर डिस्टेंस ज्यादा है, इसीलिए हम देखेंगे ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ट्रू है बच्चों, क्योंकि दोनों ही लॉन्ग रेंज के फोर्स हैं, इनकी रेंज ऑलमोस्ट इन्फिनिटी होती है। अगर दो चार्ज पार्टिकल कहीं भी पड़े हो, चाहे वो पास पड़े हो या वो दूर पड़े हो, तो दोनों के मासिस भी हैं, दोनों एक दूसरे को मासिस की वजह से भी अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दो चार्ज वाले फोर्स से, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। तो अपने को क्या समझ आया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो भी इक्वल डिस्टेंस के अंदर रह सकता है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 10⁻36 टाइम ज़्यादा होता है। इसीलिए हम कहेंगे ये बात तो ऑलवेज ट्रू है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज ग्रेटर देन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन मे बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन देम। वो कह रहे हैं कि जो दो प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोबारा सुनो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसमें, दो प्रोटॉन के बीच में, वो ज्यादा हो सकता है न्यूक्लियर, बिल्कुल हो सकता है। देखिए क्योंकि है ना, दो प्रोटॉन के बीच में दोनों के पास मास है, मान लो एक प्रोटॉन का m1 है, दूसरे क्या है m2, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तो होगा ही, जो कि हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, Gm1m2/r²। बट जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। वो कैसा फोर्स है? शॉर्ट रेंज। तो एक कंडीशन ऐसी आ सकती है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा हो सकता है, तो इसमें मे बी वर्ड था। वो कंडीशन क्या है? जब ये 10⁻⁻15 मीटर से दूर पड़े हो, दो प्रोटॉन 10⁻⁻15 मीटर से दूर पड़े होंगे, तो उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा उस टाइम पे, बट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो हम कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो प्रोटॉन के बीच में वो ज्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन मे बी ग्रेटर देन। ये भी हो सकता है बच्चों, जैसे कि दो प्रोटॉन है और वो प्रोटॉन दूर दूर पड़े हैं, मतलब कि जैसे कि जो कि 10⁻⁻15 मीटर के डिस्टेंस पे पड़े हैं, तो ये वो केस हो सकता है कि इनके बीच में अभी रिपल्सन तो है, मतलब दो चार्ज वाला फोर्स तो है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बट इन दोनों के बीच में अब अट्रैक्शन नहीं है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन, वो नहीं है, क्योंकि ये 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे पड़े हैं। तो एक केस ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पे था मे बी।
क्वेश्चन क्या था कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दो प्रोटॉन्स के बीच में जो है वो क्या ग्रेटर देन हो सकता है न्यूक्लियर फोर्स से, तो हम कहेंगे यस हो सकता है। कौन सी कंडीशन है, जब दोनों प्रोटॉन 10⁻⁻15 से ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर पड़े। तो हेंस ऑप्शन डी भी क्या होगा हमारे पास करेक्ट होगा। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में कहा गया है all the matter, if all the matter were made of electrically neutral particles such as neutron, तो अपने को बताना इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। हम एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हर एक चीज, न्यूट्रॉन से बनी होती, तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होता। बच्चों जो फ्रिक्शन की एक थ्योरी आ रही है, लेटेस्ट थ्योरी, वो क्या है कि फ्रिक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो मेन कोज होता है फ्रिक्शन का। जब भी कोई बॉडी दूसरी बॉडी पे चलती है, चलने से क्या होता है, रबिंग होती है। रबिंग से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट, जिसकी वजह से एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन टूट के दूसरी पे चले जाते हैं। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी डिस्कस किया था। तो हमने क्या देखा कि जब भी एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन टूट के दूसरी बॉडी पे जाते हैं बच्चों, तो एक बॉडी तो नेगेटिव चार्ज होती है और दूसरी कैसी होती है, पॉजिटिव। तो अब क्या होता है, जब ये दोनों बॉडीज आपस में चलती हैं तो एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती है, मतलब रोकती हैं आगे जाने से, दोनों बीच में अट्रैक्शन हो जाती है। तो जो लेटेस्ट जो प्रेजेंट थ्योरी आ रही है फ्रिक्शन की, वो यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द मेन कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो बच्चों अगर कोई चीज न्यूट्रल होगी तो फ्रिक्शन होगा नहीं। तो अब हमें ये फ्रिक्शन के बेसिस के ऊपर आंसर देने हैं। फर्स्ट है देयर वुड बी नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये ट्रू है क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग दोनों बॉडीज के बीच में चार्ज ही नहीं होगा अगर हर चीज न्यूट्रल होगी तो। देयर वुड बी नो टेंशन इन द स्ट्रिंग। जब भी हम किसी धागे को खींचते हैं तो उसमें भी मेन कॉज यही होता था कि जो थ्रेड है उसके जो पार्टिकल है फ्रिक्शन की वजह से, जो थ्रेड के पार्टिकल हैं फ्रिक्शन की वजह से वो क्या होते थे, चार्ज होते थे। अगर न्यूट्रल बॉडी होगी तो क्या होगा, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू सिट ऑन द चेयर। ये भी ट्रू है। जैसे हम चेयर पे सिट करेंगे बच्चों, इसमें चेयर का मतलब ये नहीं कि हमें पीछे सपोर्ट लेके बैठना है या बांध के बैठना, नहीं। चेयर का मतलब स्टूल की तरह लो, बेंच की तरह। जैसे ही हम बैठेंगे तो स्लिप कर जाएंगे। तो इसलिए क्या है, यस, क्योंकि फ्रिक्शन हर काम में हमारी हेल्प करता है, राइटिंग में, सिटिंग में, वॉकिंग में, टॉकिंग में। तो हम देखेंगे यस ये भी ट्रू है, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू सिट ऑन अ चेयर। नेक्स्ट है द अर्थ कुड नॉट मूव अराउंड द सन। ये रॉन्ग है क्योंकि अपने को पता है, ये 9th क्लास से याद आता है कि अर्थ जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कर रही है, जो कि दो मासेस की वजह से है। न्यूट्रल बॉडी है तो उससे मास का तो कोई लेना देना है नहीं, बॉडी का मास तो होगा ही। तो हम कहेंगे अर्थ तो रिवॉल्व करती रहेगी। हैंस ये वाला ऑप्शन ठीक नहीं है, ए बी सी ये करेक्ट होगा, यही इसके आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th। Which of the following system may be adequately described by the classical physics? बच्चों क्लासिकल का मतलब है परंपरागत, जो पहले फिजिक्स चलती आ रही थी। इसके बाद फिजिक्स आ गई थी मॉडर्न फिजिक्स। मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। जब है ना हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनका मास मेजर करने की नीड पड़ी, इनकी रेडियस मेजर करने की नीड पड़ी, तो हमें पता है मेजरमेंट की साइंस को क्या बोलते हैं, फिजिक्स। तो फिजिक्स ने इनकी स्टडी करी। जैसे कि क्वांटम नंबर थे, बोहर ने थ्योरी दी थी कि किस किस क्वांटम नंबर के अंदर इलेक्ट्रॉन रह सकता है, जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है। ये सब आप केमिस्ट्री में जो पढ़ते हो, एक्चुअली फिजिक्स में बताया गया था कि हर एक इलेक्ट्रॉन की कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो कितनी होती है, मतलब मेजरमेंट जो थी वो हम फिजिक्स में करते थे। तो बच्चों पहले तो हम बड़ी बड़ी चीज़ें डील करते थे, फोर्स से, इनर्शिया से, फ्रिक्शन से। बाद में अपने को पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनकी नॉलेज भी फिजिक्स को होनी चाहिए। तो अभी हमें पूछना है कि क्लासिकल फिजिक्स किस में होगी। तो मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल में क्लासिकल फिजिक्स का यूज होगा, डस्ट पार्टिकल में होगा। बट हाइड्रोजन एटम और इसमें बात करें तो हाइड्रोजन एटम के अंदर, और जो दूसरा क्या है, न्यूट्रॉन के अंदर, न्यूट्रॉन चेंजिंग टू प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर भी मॉडर्न फिजिक्स आ जाएगी बच्चों। अगर आप +2 पास कर चुके तो आपको पता होगा, जो +2 के अंदर यूनिट नंबर 7th, 8th और 9th थी, मतलब कि ड्यूअल नेचर, एटम एंड न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। इसमें हम क्या पढ़ते थे, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, इलेक्ट्रॉन की थ्योरी, एटम की थ्योरी, जे थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, वो पढ़ते थे। तो वो सब मॉडर्न फिजिक्स में आता है बच्चों। तो हमारे पास क्या आ गया कि क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या आएगा, एक तो आएगा मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल और दूसरा क्या आएगा, मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6th। द टू एंड्स ऑफ स्प्रिंग आर डिस्प्लेस्ड अलोंग द लेंथ। मतलब कि इसके दोनों एंड को खींचा गया है लेंथ के अलोंग, मतलब एक को इधर खींचा गया, दूसरे को उधर, या हो सकता है एक को प्रेस किया गया, दूसरे को, मतलब लेंथ के अलोंग फोर्स लगाया गया है। ऐसा नहीं कि ऊपर है नीचे लगाया, मतलब ये बताना चाह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं ऑल डिस्प्लेसमेंट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, जितना इसको खींचा गया उतना उस साइड उसको भी खींचा गया। फिर वो कह रहे हैं इन विच केस और केसेस द टेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग विल हैव
मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, जो टेंशन या कंप्रेशन है उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। बच्चों इसमें जो 4 ऑप्शन मैं पहले आपको बताता हूँ वो क्या क्या दे रखे हैं। किसी ऑप्शन में कहा गया कि एक को जो इसका जो राइट हैंड है उसको राइट की ओर, जो लेफ्ट है उसको लेफ्ट की ओर खींचा गया। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। देखो राइट हैंड जो है उसको कहाँ खींचा गया, राइट की ओर, लेफ्ट हैंड है उसको कहाँ खींचा गया, लेफ्ट। तो ये खींचेगा, इसमें क्या आएगा, कोई ना कोई इसके अंदर क्या होगी, टेंशन आएगी, मतलब क्या आएगी, टेंशन, खिंचाव आएगा। ये ठीक है। बी ऑप्शन देखो, उसके बाद आपको क्वेश्चन समझ आएगा। बी ऑप्शन में कहा गया है कि बोथ द हैंड डिस्प्लेस टुवर्ड राइट, मतलब इसको भी इधर फोर्स लगाया, इधर भी, इसको भी इधर लगाया, और इक्वल अपने फोर्स लगाया, मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। तो बच्चों आप देखो, जितना हम उसको खींचेंगे उतना यहाँ से प्रेस करें तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, मतलब स्प्रिंग खींचा ही नहीं। समझ आ रही है? स्प्रिंग को जितना हम एक साइड से खींच रहे थे उस साइड से, उतना यहाँ से भी प्रेस कर रहे हैं, तो स्प्रिंग खींचा ही नहीं, उतना का उतना वापस कंप्रेस हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, इस केस में क्या होगा, जो कंप्रेशन या टेंशन है मैक्सिमम नहीं होगी। दूसरे केस में कहा गया दोनों को ही लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाया, ये भी वही पहले वाला केस बन गया, तो इसलिए ये भी रॉन्ग होगा। जो डी ऑप्शन है उसमें कहा गया है द राइट हैंड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड लेफ्ट, मतलब कि जो ये राइट वाला एंड है इसको तो इधर की ओर फोर्स लगाया और इस वाले को इधर। अब आप देखो ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा, तो आपको पता चल गया स्प्रिंग को कंप्रेस करना हो या टेंशन में लेके आना, मतलब कि स्ट्रेच करना हो, तो दोनों में अपोजिट फोर्स होनी चाहिए। जैसे अब ये कंप्रेशन हो रहा है, अगर एक फोर्स जो है वो राइट की और दूसरा लेफ्ट की ओर है, तो हम देखेंगे जो हमारे पास डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था, मैक्सिमम कंप्रेशन हो या टेंशन हो, तो वो डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिट बैठेगा। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। वो कह रहे हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन। पहले हम एक्शन रिएक्शन के लिए पेयर के लिए एक चेयर और एक टेबल और एक बुक का एग्जांपल बना लेते हैं। मान लो कि ये एक बुक है जो कि कहाँ पड़ी है, एक टेबल के ऊपर पड़ी है। तो हम देख रहे हैं इस केस में क्या होता है बच्चों, एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। यस, अगर ये बुक टेबल को प्रेस करेगी mg से, तो टेबल इसके ऊपर वापस क्या लगाएगी, रिएक्शन। तो एक फोर्स तो किस पे लगा, टेबल पर, एक कहाँ लगा, बुक के ऊपर। तो हम कहेंगे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ये करेक्ट है। हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, ये तो अपने को पता है न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। नेक्स्ट है हैव अपोजिट डायरेक्शन। यस, एक नीचे है तो दूसरा कहाँ है, ऊपर, ये भी ट्रू है। हैव रिजल्टेंट 0, क्योंकि अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो हमें पता है क्या होगा, दोनों का जो नेट रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो ये ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट। आई होप सो बच्चों अपने को ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।